नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं ब्रिजेश चंद्र यादव, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ है गलता लोहा। ठीक है, आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि गलता लोहा पाठ में समाज की किन विषम परिस्थितियों या किस वास्तविकता का वर्णन किया गया है। गलता लोहा पाठ में जो है लेखक दिखाता है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक जातिवाद में बंधा हुआ है, किस प्रकार परिस्थितियों की मार के आगे यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि जो इस जाति का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक, गलता लोहा जो है, देखिए, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़ बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। कहते हैं कि ये जो गलता लोहा है शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि है, नमूना है। ठीक है, समझ लीजिए कि इनकी रचनाएं इसी प्रकार की होंगी। समाज की जातिगत विभाजन पर उन्होंने जो जाति प्रथा है उस पर उन्होंने कई दृष्टि से विचार किया, अपनी टिप्पणी की, और इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। शेखर जोशी के लेखन में कहते हैं कि अर्थ की गहराई का दिखावा नहीं है और न ही बड़ बोलापन दिखाई देता है कि बहुत बढ़ के बोलना, मतलब बातों के माध्यम से अपने जो है उच्चता सिद्ध करना, ये नहीं है, बल्कि कहते हैं कि वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। कहते हैं ये सब चीजें बहुत कम है और वास्तविक अर्थ गंभीरता इसमें उतना ही अधिक है। लेखक के किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही, मतलब जो है लेखक इसमें जाति प्रथा का कहीं विरोध नहीं करता है। ठीक, कहीं विरोध करते हुए वो नहीं दिखता है। उसके बावजूद भी हम यह देखते हैं कि एक मेधावी मतलब प्रतिभाशाली किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। कहते हैं कि लेखक मतलब कोई बात अपने से जाति प्रथा पर कोई अपनी बात नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि वह युवक के माध्यम से दिखाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण की परिस्थिति ऐसी आ गई कि वह मतलब उसकी मानसिक स्थिति ऐसे स्तर पर पहुंच गई जहां वह जो है जातीय अभिमान को बेईमानी समझता है कि जो जिसको अपनी जातियों पर गर्व है उसे वह बेईमानी समझता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं। कहते हैं कि जो सामाजिक विधि निषेध है कि ब्राह्मण लोग जो है क्या करते हैं, पंडिताऊपन करते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्मकांड करवाते हैं। तो कहते हैं कि इन चीजों का वह निषेध करके, ठीक है, इनको नकार करके वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। कहते हैं कि चीजों को देखकर वह धनराम लोहार के साथ वहाँ जो धौकनी होती है, आफर मतलब देखेंगे आप, जो लोहार लोग होते हैं जो देखेंगे लोहा गलाते हैं और गर्म कर करके उसको जो है कोई कुल्हाड़ी का आकार देता है, कोई खुरपी का आकार देता है, मतलब अलग अलग जो है लोहे को अलग अलग आकार देते हैं। उससे जो देखेंगे तो कोयले को जलाने के लिए, अग्नि को तेज करने के लिए एक हवा भरते हैं, खींचते हैं, उससे चमड़े का बना होता है, उससे हवा जो है चल के इसमें हवा आता है और अग्नि तेज जलती है। तो हवा को तेजता प्रदान करने के लिए आफर होता है जो हवा फेंकता है, जो ठीक अग्नि को तेज करने के लिए, तो वह चलाता है और कहते हैं कि उसमें वो अपनी कुशलता भी दिखाता है। कहते मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। कहते हैं कि जो मोहन का व्यक्तित्व है
वह जातिगत आधार पर निर्मित जो झूठा भाईचारा है उसको जो है उसके स्थान पर मेहनत कश लोगों को, जो मेहनती लोग हैं, उनके सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, मतलब मानो लोहा गलकर मतलब मानो व्यक्ति अपने जातिगत अभिमान से उठ करके मनुष्यता की ओर बढ़ रहा हो। ठीक है, यहाँ मतलब यही है कि वह यहाँ पर लोहा गल करके जैसे एक लोहे को गला करके उसे भी अलग अलग आकार दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि यहाँ इन परिस्थितियों की मार झेल करके जो है आपका जो धन मोहन है वह जो है क्या हो जाता है, इन जातिगत अभिमानों से दूर हट करके दूर हट जाता है। उस अभिमान उसको जो अच्छा नहीं लगता है और वह मनुष्यता एवं जो वास्तविक भाईचारा है, मेहनत कशों की जो भाईचारा है उसमें विश्वास करने लगता है, उसे अपनाता है। चलिए पाठ को पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। आपका पाठ की शुरुआत है गलता लोहा, लेखक का नाम है शेखर जोशी। ठीक, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी को से, अनायास मतलब बिना प्रयास के ही, ठीक, मतलब स्वयं उधर चले गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अनुगूंज मतलब जो उसकी आवाज थी, चारों तरफ की जो आवाज थी वो उसके जो है जो आफर की आवाज आती है उसके कानों में बची हुई थी, जो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की तरफ से गुजरता था तो सुनता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, निहाई मतलब जिस पर जो है गर्म लोहे को रख के पीटते हैं, ठीक, उसे निहाई कहते हैं। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। ठीक, वह मतलब उसकी गूंज उसके कानों में क्या है, गूंज रही है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। ठीक, वह मतलब वो खेत में किनारे पर जो है झाड़ियां उसे काटने के लिए हंसुआ लेकर के जाता है। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का वह अब यह सब काम नहीं रहा। उसके मतलब जो पिताजी हैं बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनके बस का भी काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। कहते हैं कि उम्र भर जो है पुरोहिताई मतलब पूजा पाठ धर्म कांड करवा करके जो घर चलाते थे, अब बूढ़े हो गए हैं, वह भी अब उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। ठीक, मतलब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, अब कठिन श्रम और व्रत उपवास उनकी बस की बात नहीं है। फिर भी यजमान लोग उन पर विश्वास करते हैं। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। ठीक, बूढ़े हो चुके हैं इसलिए जो है उसे उनसे सहारे की उम्मीद लेकर के वह एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। आज गणनाथ जाकर मतलब गणनाथ नाम मतलब जगह का नाम, वहां जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना था। कहते हैं कि जो गणनाथ है उस जगह जाकर के एक चंद्रदत्त नाम के आदमी है, उनके यहाँ रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, कहते हैं कि अब तो मुश्किल ही लगता है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं रही, मतलब रास्ता कठिन है, इतना दूर चढ़ के चलना है, अब मेरे बस की बात नहीं रही। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं कि एकाएक नहीं भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि क्या कहूँ। ठीक, मतलब बूढ़े हो चले हैं, अब जो है उतनी ऊर्जा उनके अंदर नहीं रही कि दूर दूर यात्रा करके वह पंडिताई का काम करें, इसलिए वह जो है ये बात मोहन के सामने कहते हैं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी
गति। कहते हैं कि मोहन ऐसी बात नहीं कि वो नासमझ है, पिताजी की बातों को नहीं समझ रहा है, लेकिन कहते हैं कि न तो उसके पास अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करने कराने का कोई अभ्यास था, न ही उस गति से वह मंत्रों का उच्चारण ही कर पाता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। मतलब उसने अपने पिता की बात सुनी, फिर भी उनकी भार को हल्का करने के लिए उसने कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। ठीक, जैसे कोई बात आप हवा में छेड़ दिए तो उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, उसका जवाब कोई नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा यह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, मतलब धार उसकी मर चुकी है, धार खत्म हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मतलब परखने वाली निगाहों से वह उसकी कारीगरी को देख रहा था। कौन? मोहन। ठीक। मास्टर त्रिलोक सिंह जो तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने जो है धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी तो अब जो है उनका तो स्वर्गवास हो गया होगा, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। धनराम की आंखों में पुरानी बातों को याद करके उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। कहते हैं कि मास्टर साहब क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही उनका निधन हुआ। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। कहता है कि सच कहूँ मोहन, तो आखिरी क्षण तक उनकी छड़ी का जो है मुझे डर, उनकी जो छड़ी की मार थी उसका डर मेरे अंदर बना हुआ था। दोनों हो होकर हंसती, अब पुरानी बातों को याद कर दोनों हंस देते हैं। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए वह अपनी बीती हुई दुनिया में वापस चले गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। मास्टर जो है हुक्का खींच करके अब स्कूल की चारदीवारी भी मतलब स्कूल में जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले एक धमा चौकड़ी मचाते, ठीक, कहते हैं थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे शाम सो गया है। जो ही बच्चे उन्हें देखते हैं उधम मचा रहे हैं, बच्चे खेल कूद इधर उधर दौड़ रहे हैं। जो ही वो जो है मास्टर त्रिलोक गोपाल सिंह को देखते हैं, ठीक, जो ही मास्टर त्रिलोक सिंह को, ठीक है, त्रिलोक सिंह मास्टर सिंह नहीं, त्रिलोक सिंह को देखते हैं बच्चे, तो सामने जो है डर के मारे सबकी आवाज बंद हो जाती है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कहते हैं कि आप लोगों ने प्रार्थना कर लिया? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। समवेत मतलब एक साथ जो उनका स्वर निकलता है, एक साथ जो बच्चे अपने गान गाते हैं वो पहुंचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़कियों को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज, जो है डांटते हुए बोलते हैं कि मोहन अभी तक नहीं आया। मोहन उनका चहेता शिष्य था। किसका? मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था मोहन। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, कुशाग्र बुद्धि मतलब अत्यंत बुद्धिशाली बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। वह पढ़ने में ही तेज नहीं था, बल्कि जो है गाने की कला में भी वह बहुत अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। त्रिलोक सिंह ने उन्हें उसे जो है स्कूल का मॉनिटर बनाया था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना को शुरू करता था। कहते हैं कि वही जो मोहन है वही हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए के साथ जो है प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे, मोहन की जो है बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें उससे बहुत उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। जो सवाल किसी बच्चे को नहीं आता वह मोहन से पूछते और मोहन उसको हल भी
कर देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। ठीक, जब मोहन सवाल को हल कर देता था तो जो बच्चे सवाल नहीं हल कर पाते थे उन्हें दंड देने की जिम्मेदारी वह जो है मोहन के ऊपर ही डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार भेंट खाया था। हमजोली मतलब हम साथी या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ठीक, मतलब मोहन की वजह से वह मार खाता था तो इसलिए धनराम के अंदर मोहन के प्रति थोड़ी जलन का भाव था, लेकिन फिर भी वह उससे प्रेम और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण साध यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। कहते हैं कि इसका कारण यह भी था कि बचपन से ही जाति प्रथा उसके अंदर जो है जाति प्रथा की जो मान्यताएं थी उसके मन में जो है बैठा दी गई थी, इसलिए वह जो है मोहन का अधिकार भी इस पे समझता था कि वह इस सम्मान का अधिकारी है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। ठीक, मतलब वह मोहन की बहुत प्रशंसा करते थे, जो धनराम को सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देता था कि वह और क्या सोचे। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहरा मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरी दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। पहले गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते थे, उसका शिकार जो है धनराम भी हुआ और कक्षा 3 तक ही वह पढ़ पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो। कहते हैं कि मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम के ऊपर बहुत कम ही ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने जो है धनराम से कहा कि धनुआ तुम जो है 13 का पहाड़ा पढ़ो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही उसके लिए पहाड़ हो गया था। ठीक, 12 तक का पहाड़ा उसे अच्छी तरह से याद हो गया था, लेकिन वह 13 का पहाड़ा नहीं याद कर पा रहा था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 सटाक, मतलब एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने मंगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मतलब उन्होंने जो है उससे 13 का पहाड़ा पढ़ने को बोला, उसने 13 दूनी 24 कहा, वो गुस्सा गया और उसे मारने लगे। मारे तो डंडा टूट गया। तब उसी से ही कहते हैं कि जा नाले के पास से एक डंडा लेकर के तू आ, तब तुझे मैं जो है एक याद करवाता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। कहते हैं त्रिलोक मास्टर सिंह का यह सामान्य नियम था कि जो सजा पाने वाला है वही अपने लिए हथियार लेकर के आता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। और कहते हैं कि जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक, मतलब कोई जो बलि है जिसको मार खाना है वह जो इस बात का अपने से अधिक मास्टर साहब की संतोष को ध्यान रखता था, इसलिए खूब अच्छा डंडा चुन करके लेकर के आता था। ऐसा लगता था कि वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंड देने के लिए वह डंडा लेकर आ रहा है। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। तीसरी सीढ़ी मतलब तीन बार 13 मतलब 13 कम 13, 13 दूनी 32, 13 दूनी 26, 13 दिया 39, 3 के बाद वह नहीं पढ़ पाया। ठीक, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक
लगा दी थी। इस बार उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि जो है उसको उसके ऊपर एक व्यंग बोल दिया। तेरे दिमाग में तो, कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप वहाँ लगेगा इसमें। कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तो इसमें विद्या का जो है ताप कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। ठीक है। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। मतलब कहते हैं कि धनराम के पिताजी इतने मतलब सक्षम नहीं थे कि वह उसे पढ़ा पाते। धनराम हाथ पैर चलाने लायक शुरू ही हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। उनके पिताजी तो है गरीब थे, इतने सक्षम नहीं थे कि वह बच्चों को पढ़ाते। तो जब धनराम थोड़ा बड़ा हो गया तो वह उसे जो है लोहा का काम सिखाने लगे। ठीक, पहले सान धरना, धार रखना, फिर बाद में जो है ठीक हथौड़ा चलाने और घन पर जो है लोहे को आकार देने की कला सिखाने लगे। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे। कहते हैं कि फर्क मतलब इतना अंतर इतना ही है कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह थे जो थे उसे अपने पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। कहते हैं कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह जब उसे दंड मिलने आता था तो जो जिस डंडे से उसे पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उसका चुनाव करने की स्वतंत्रता उसे देते थे, वहीं उसके जो पिता थे उसे अपने काम में जो कि पसंद का चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं देते थे, वह अपने से काम का चुनाव करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ में हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते। मतलब पिताजी कोई काम भी दे देते थे उसको करने के लिए, जब वह उसे नहीं कर पाता था तो उसे मारते भी थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया तो उनकी जो विरासत में जो काम था उसे जो है उसने ले लिया। मतलब लोहार का काम वो करने लगा, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। कहते हैं गांव वालों को ये भी याद ही नहीं रहा। धीरे धीरे गंगाराम का नाम भूल गए और वह जो है धनराम का ऑफर कहने लगे। धनराम धनराम नाम से वह पूरे गांव में चर्चित हो गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लगते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। ठीक, जब वह उसे छात्रवृत्ति मिल गई तो उसके पिताजी का जो है मोहन प्राइमरी स्कूल पास हो गया। ठीक, उसे छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। ठीक, तो उसके पिताजी का जो है वो उसके मतलब विश्वास बढ़ा और वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक जो है बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। मतलब जो काम पीढ़ियों से आ रहा है, पुरोहिताई का काम, उससे वह जो है ऊब चुके थे, निराश हो चुके थे। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पेट पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो सोच रहे थे मोहन के पिता कि अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी पा जाएगा तो जो घर की दरिद्रता है, गरीबी है, खत्म हो जाएगी। यह उनकी जो है हृदय की इच्छा थी, लेकिन हार्दिक मतलब हृदय की। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। कहते हैं कि इच्छा भर कर लेने से ही कोई काम पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए आगे की पढ़ाई भी करनी थी। और आगे की जो स्कूल था वह 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। मतलब भाई स्कूल बहुत दूर था, पढ़ाई के लिए जाना आना थक जाते थे, बहुत तमाम समस्याएं थी, बीच में नदी पड़ती थी, बरसात के समय बाढ़ आता था,
तमाम समस्याएं थी, तब भी जो है मोहन जाता था और पढ़ कर आता था, तो वो एकदम थका थका रहता था। तो उसके पिताजी पुराणों पुराणों की कथाओं में पुराणों में जो कथाएं हैं उसे सुनाते थे। जो विद्या के व्यसनी थे, मतलब विद्या की नशा करने वाले थे, ठीक है, जो विद्या का पान करते थे उसका उदाहरण देते थे और मोहन को उत्साहित करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। मतलब बरसात के समय नदी में बाढ़ आती थी, तो नदी बाढ़ पार जो है समस्या पार करके जाना, नदी को पार करके जाना समस्या थी। तो उनके पिताजी ने एक जो है पुरोहित के यहाँ रुकने की व्यवस्था, यजमान के यहाँ रुकने की व्यवस्था कर दी। ठीक है। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। ठीक, पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, मतलब पत्ते उत्ते बहने शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन पर आ ही पहुंचा। ठीक, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पहाड़ की उस तरफ बारिश हुई और पानी तेजी से नदी में बढ़ने लगा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए। जब यह घटना घटी तब बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि इतना कठिन है, पढ़ाई इतनी कठिन है, नदी को पार करना, डेली प्रतिदिन पार करना, और उसमें भी कभी कभी बाढ़ का आ जाना समस्या। तो इसी वजह जो है उनको चिंता होने लगी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। ठीक, वह बोला उनके गांव का आदमी कि आप मोहन को मेरे साथ ही भेज दीजिए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। मतलब उसने जो है उन्हें उनकी सहानुभूति दिखाई उनके प्रति उस आदमी ने, और तो कहा कि आप मेरे साथ पढ़ उसे भेज दीजिए। और शहर है, जैसे 4 लोग हैं वैसे 5 लोगों में कोई अंतर नहीं है। शहर है, वहाँ अच्छे से पढ़ लिख भी लेगा। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। मतलब जब रमेश उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है तो बंसीधर की आंखों में आंसू आ जाता है। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। और उन्होंने कहा कि अपनी जो बिरादरी होती है, अपनी जो जाति है, उसका यही सहारा होता है कि जात के लोग अपने जात को सहारा प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। ठीक, वह रमेश के साथ लखनऊ चला गया मोहन। जब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, कहते हैं कि अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। ठीक, वह मतलब पढ़ाई पर उसका ज्यादा जोर नहीं रहा, वह हाथ काम धंधे में उसका जो है ध्यान भट गया। मोहन थोड़ी दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ठीक, मतलब सभी लोग उसे काम के लिए ही भेजते रहते थे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। ठीक, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब रमेश जो है उसके मोहन के पिताजी को तो तमाम जो है सहानुभूति पूर्वक कहा कि उसको शहर में जाएगा तो अच्छे से पढ़ लेगा, लेकिन वह यहाँ पर जो है मोहन को अपनी बिरादरी का बताना भी जो है वाजिब, मतलब उचित नहीं समझता था, और वह उसे नौकर की हैसियत से ही देखता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था।
थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण सी स्कूल में उसका नाम लिखा दिया। ठीक, लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर की स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अपने अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। मोहन अब वहां गया, देखा कि अब मेरे पढ़ाई लिखाई का तो हालत खराब है, तो उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन कि मेरी स्थिति है वह घर वालों को बताकर घर वालों को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहता था। ठीक है, फिर वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। उसके पिताजी उसके सुनहरे भविष्य के सपना देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। एक बार छुट्टी के बाद वह फिर वापस जाता है तो उसे महसूस हुआ कि जो है रमेश के घर वाले मेरी आगे की पढ़ाई नहीं चाहते। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे फिर बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। ठीक, रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह वही घर का काम, ये ठीक है, घर वाले उसे काम के लिए भेजते रहते थे, तो उसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। ठीक, पढ़ाई पूरी हो गई, वह कारखानों एवं फैक्ट्री में काम के लिए चक्कर लगाने लगा। बंशीधर जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। मोहन के पिता को यह विश्वास था कि वह एक दिन जो है अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। जब उन्हें वास्तविकता की जानकारी हुई तो वह दुखी तो हुई ही, साथ ही अपना स्वप्न टूटने का जो है उनके जो है सपना टूटा, इसको लोगों के सामने कहने का जो है साहस भी नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह एक बड़े पद पर पहुंच जाएगा। जब धनराम ने उससे पूछा उसके पिताजी से तो उसके पिताजी उससे झूठ बोलते हैं। ठीक, धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था उसने सोचा। धनराम को लगा कि त्रिलोक सिंह मास्टर ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो जो है सच होना ही था। ठीक है, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। मतलब असत्य बोलते समय लोग जो है मुंह में तिनका दबा करके बोलते हैं ताकि दोष न लगे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ठीक, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। ठीक, त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। ठीक, दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। ठीक, मतलब उसके हंसुए में जो है धार रख देता है, उसके बाद वह उसे वापस करता है और वह लौटाते हुए ऐसे लगता है जैसे लग रहा है माफी मांगते हुए बोल रहा है कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता।
तो कहते हैं कि बेचारे पंडित जी को तो ये फुर्सत ही नहीं रहती कि जो है वो आकर के यहाँ अपने हंसुए में धार लगवाएं, लेकिन किसी से भिजवा देते तो मैं ऐसा काम कर देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी न रही हो। मतलब हंसुए में धार लग गया, फिर भी मोहन वहीं बैठा हुआ है। ठीक। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। मतलब सामान्य तौर पर जो ब्राह्मण लोग थे वो लोहाकार मतलब शिल्पकार के घर बैठना बहुत कम बैठते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। किस प्रकार जाति प्रथा वहाँ जो है चरम पर थी कि जो है ब्राह्मण लोग शिल्पकारों घर नहीं बैठते थे, यदि जाते भी थे तो खड़े खड़े कोई मामला सुलझा करके आ जाते थे। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाकर रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से यदि मोहन शहर में रह रहा है तो ऐसी बात नहीं कि वह गांव की इन मान्यताओं से को भूल गया है या इनको नहीं जानता है, फिर भी वह वहां पर बैठा हुआ है। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। धनराम उसकी इस व्यवहार को देख करके बहुत दुविधा में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और काम करता रहा। लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा था और अपना काम करता रहा। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से नहीं, लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। मोहन देख रहा है कि यह काम धनराम काम कर रहा है और वह जो है लोहे को गोल कर रहा है, लेकिन गोल आकार नहीं दे पा रहा है। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। पर देखा कि जो है धनराम इतना परेशान नहीं कर पा रहा तो उसने अपने अंदर से जो संकोच था, जाति प्रथा का जो संकोच था, उसे त्याग दिया और जो है मोहन धनराम के साथ काम में लग गया और लोहे को पीट पीट कर गोल आकार दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था, आकस्मिक मतलब अचानक से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। ठीक, मतलब मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी उसके, वह मोहन को देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। मतलब कहते हैं कि उसे मोहन की इस कारीगरी पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि एक पुरोहित खानदान का युवक में जो है भट्टी पर बैठकर मेरे जो है भट्टी का काम, लोहे का काम कर रहा है। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। वह शंका की दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। कहते हैं कि धनराम संकोच में था, असमंजस में था और धर्म संकट की स्थिति में था, लेकिन मोहन का उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह उससे उदासीन था, मतलब अनछुआ था और अपने संतुष्ट भाव से वह जिस लोहे को गोल आकार दिया उसे देख रहा था, उसकी जांच कर रहा था कि गोला है कि नहीं। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने जो है धनराम की तरह इस तरफ देखा कि धनराम मेरी कारीगरी की प्रशंसा करे कि मुझे भी कारीगरी आती है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक मतलब रचना करने वाले की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी, मतलब जिसमें न तो प्रतियोगिता की भावना थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव, न ही उसमें किसी प्रकार का हार जीत का भाव था। मतलब वह जाति प्रथा का या जातिगत संकोच से बाहर निकल जाता है और अपने जो है कौशल का प्रयोग जो है उसे लोहे मतलब धनराम के सहयोग करने में लगा देता है। इस प्रकार यही मेरे प्यारे छात्रों, आपने देखा कि कहानी में जो धनराम और मोहन के बीच की कहानी है
जिसमें धनराम एक लोहार है और मोहन एक पंडित का लड़का है। लेकिन उसके साथ जैसी घटनाएं घटी कि जाति बिरादरी के नाम पर अपनी ही जात के लोग किस प्रकार, मतलब कि जाति मानने वाले भी जाति का सम्मान नहीं करते और उसे जो है घर का नौकर बना कर रख लेते हैं। ठीक है। और जब वो मोहन जाता है धनराम के पास, तो भाई धनराम तो सोचता है कि उसके पिताजी बोले हैं कि वो बढ़िया नौकरी, अच्छा बड़ी नौकरी करता है, तो उसके अंदर संकोच है और जो है वह उससे कहता है कि मोहन से कि आपके पिताजी तो जो है बूढ़े हो चले हैं, किसी से भिजवा देते तो भी मैं काम कर देता। उसे क्या पता है कि मोहन की स्थिति कैसी है। ठीक। तो मोहन जो है पूरा संकोच छोड़ देता है, देखता है कि जब धनराम परेशान है, सही लोहे को सही आकार नहीं दे रहा, तो अपने अंदर से जो है संकोच भाव, जो जाति प्रथा का, जाति भाव का जो अभिमान है, जो गर्व है, जो घमंड है, उसको त्याग देता है और अपने गुणों का प्रदर्शन जो है उस लोहे को गोल करने में लगा देता है। इस प्रकार यह पाठ जो है पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी बच्चे एक दूसरे को अपने समान समझें और उनका आदर सम्मान करें, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पाठ के उद्देश्यों पर खरे भी उतरेंगे और आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।